हेलो नमस्कार, वेलकम टू द रेड हॉट पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे कि यूएस अपने करेंसी यूएस डॉलर और फाइनेंशियल सिस्टम का किस तरीके से अपने विम्स एंड फैंसी इम्पोज करने में यूज़ करता है। हेनरी किसिंगर, जो कि अमेरिका के एक जाने माने स्टेट्समैन हैं, उन्होंने कहा था कि हु एवर कंट्रोल फूड कंट्रोल दी पीपल, और जो एनर्जी कंट्रोल करता है कंट्रोल दी कॉन्टिनेंट, एंड हु कंट्रोल दी करेंसी कंट्रोल दी होल वर्ल्ड। तो इन तीनों मार्कर पर यूएस की सिचुएशन क्या है? जब हम करंट पोजीशन के बारे में बात करेंगे यूएस की, एक टाइम था जब इंडिया भूखा मरता था तो यूएस से शिप पे व्हीट आता था। उस टाइम पे यूएस एक फूड सरप्लस कंट्री था। हालांकि फूड सरप्लस वो अब भी है, लेकिन वो उनका एक्सपोर्ट उस एक तरह से परसेंटेज में नहीं रहा है अभी। यूएस मेनली अपने फूड प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है एनिमल्स को या इनको खिलाने के लिए, कि मीट प्रोडक्शन में यूज़ करता है एक तरह से। जो ये कॉर्न प्रोड्यूस करते हैं और मेज़ प्रोड्यूस करते हैं मेनली, ये मीट प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो जो पहला आपने बताया हेनरी किसिंगर का मार्कर, कि अब यूएस की वर्ल्ड फूड मार्केट पे इतनी लेवरेज नहीं है। हालांकि ये सोयाबीन और ये कई चीज़ें अभी भी एक्सपोर्ट करते हैं एक बड़ी मात्रा में, लेकिन जो मेनली फूड ग्रेन्स होती हैं कि वीट और राइस और ये इन पे अब इनका इतना कंट्रोल नहीं रहा है। सेकंड, जब हम बात करेंगे, आपने रिसेंटली अगर ये किया हो कि यूएस के मना करने के बाद भी, बाइडन के मना करने के बाद भी ओपेक ने ऑयल प्रोडक्शन में कट किया, और यूएस कांग्रेस में यहाँ तक डिमांड उठी थी कि हमें ना सऊदी अरेबिया की डिफेंस को स्पेंडिंग को रोक देना चाहिए और हमें अपनी आर्मी वापस बुला लेनी चाहिए वहाँ से। जो इनका मेन एनर्जी मार्केट पे कंट्रोल था सऊदी के थ्रू, पेट्रो डॉलर के थ्रू, वो भी अब लूज़ होता जा रहा है। थर्ड आता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स पे इनकी कितनी पकड़ है। एक 1985 या 1990s के बाद एक जो ग्लोबलिज्म का या ग्लोबलाइजेशन का दौर चला था, जैसे हम 91 के बाद बात करते थे कि इंडिया में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एरा आया। उस टाइम के बाद से यूएस की मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गई है चाइना में या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, कुछ इंडिया में। अब एक जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उस पे से पर्टिकुलरली आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कि यूएस एक कंट्रोल लूज़ करता जा रहा है अपना। तीनों मार्कर्स पे यूएस की पकड़ ढीली होती जा रही है। यूएस ने डॉलर को एज ए वेपन यूज किया है। जो भी कंट्री दुनिया में यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है या यूएस की लाइन के खिलाफ जाता है, उसको हमेशा इस चीज़ का रिस्क रहता है कि उसको इंटरनेशनल सैंक्शन लग सकते हैं। सैंक्शन इन टर्म्स ऑफ करेंसी, वो स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर हो सकता है। उसकी करेंसी जो डॉलर है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और जो जितने भी यूएस में जिसको भी इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है डॉलर में, जो कि 85% से ज़्यादा है, उसको अपना अकाउंट और जितना भी डॉलर होता है वो यूएस में रखना होता है। तो जो भी कंट्री हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, या हाल ही में देखें तो रशिया हो, रशिया के बहुत सारे बिजनेसमैन थे, ओलिगार्क्स थे, उनकी भी जो फंड्स थे, जो पैसा था, वो एसेट्स थे, वो यूएस ने सीज कर दिए। क्योंकि जिसको इंटरनेशनल ट्रेड करना है उसको डॉलर में करना है, और डॉलर सिर्फ यूएस के बैंक में हो सकता है। तो यूएस ने इसको एज ए वेपन ट्रीट किया है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से अगर हमें अपनी राशिफल देखना है तो सितारों की पोजीशन क्या है, क्या ग्रह नक्षत्र कहते हैं, तो अगर किसी इकॉनमी को क्या स्टेटस देखना है, हेल्थ देखनी है, तो देखते हैं कि यूएस डॉलर का प्राइस क्या चल रहा है। आजकल हर कंट्री में यूएस डॉलर की डिमांड है, और कंट्रीज़ की इकॉनमी इतनी लिंक हो चुकी है यूएस डॉलर और यूएस फिस्कल सिस्टम से कि क्राइसिस तक हुए हैं। जैसे कि हमने देखा इंडिया में 1991 में एक इकॉनमिक क्राइसिस हुआ था। वो भी तब हुआ था कि हम अपना इंपोर्ट फाइनेंस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आजकल ज़्यादातर, पहले भी और आजकल भी, डॉलर में होता है। अभी हाल ही में हमने श्रीलंकन इकॉनमिक क्राइसिस देखा है। तो एक क्यूरियसिटी होती है कि यूएस डॉलर जो है ग्लोबल रिजर्व करेंसी कैसे बन गया, और क्या ये सस्टेनेबल है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1944 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज कमिंग टू एन एंड। तो नियरली 44 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एक होटल है माउंट वॉशिंगटन होटल ब्रेटन वुड्स में, तो वहाँ पे इकट्ठे हुए। सब ने मीन्स
वह यही था कि एक इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में एक ऐसी करेंसी या कुछ जो एक्सचेंज मेथड है वो एक यूनिफाइड होना चाहिए सबके लिए, ताकि जो ट्रेड है वो इजीली हो सके सब कंट्रीज के लिए। और तो उसी को ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट भी बोला जाता है। तो वहाँ के बाद से मतलब सब ने यूनानिमसली, क्योंकि जो गोल्ड था अमेरिका के पास उस टाइम पे, सारे वर्ल्ड का मोस्टली गोल्ड जो था अमेरिका के पास था, और अमेरिका की छवि उस टाइम पे काफ़ी अच्छी थी। तो अंग्रेज जो थे वो अपना काफ़ी मतलब जान माल की हानि वर्ल्ड वॉर 2 में और 1 में भी पहले काफ़ी मतलब उनकी जो स्थिति थी गिरती जा रही थी निरंतर। तो उन्होंने मोस्टली जितने भी हथियार उसमें युद्ध में यूज किए थे उन्होंने, तो अमेरिका ने उनको प्रोवाइड किए थे। अमेरिका ने बदले में क्या किया, गोल्ड। पहले गोल्ड ही था ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, जैसे बार्टर सिस्टम होता था अपनी पुरानी सभ्यताओं में आप देखेंगे, तो उस टाइम पे गोल्ड था, आप हमें गोल्ड दीजिए बदले में हम आपको ये दे देंगे। तो उस टाइम पे क्या सिस्टम था, मतलब क्या हुआ, $35 के बदले में 1 ounce ऑफ गोल्ड, नियरली 28 ग्राम ऑफ गोल्ड था। ये दैट वाज द प्राइस फिक्स्ड एट दैट टाइम। तो उस जिसका जितना गोल्ड था उसी हिसाब से करेंसी पैक कर ली गई, जितने भी नेशन मतलब मोस्टली जो थे ट्रेडिंग नेशन थे। तो इस तरह से एक मतलब अमेरिका को एक ये हथियार मिला डॉलर के रूप में, और सब कंट्रीज ने मिलकर उसको एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी या फेडरल रिजर्व करेंसी वो कर दी, एक तरह से अपॉइंट कर दिया। और उस टाइम के बाद से सब डॉलर को, मतलब डॉलर इज़ द मेन थिंग, डॉलर से ही उसकी करेंसी में पैग होती है हर किसी भी देश की। मतलब डॉलर के मुकाबले उसकी करेंसी कितनी अच्छी है वो देश उतना ही डेवलप्ड माना जाता है। जो भी XYZ जितने भी इंडेक्स निकलते हैं उसमें रेटिंग होती है UN की, जितनी भी वो रहती है वो उसमें मतलब इकोनॉमिक जो रेटिंग रहती है उसमें डॉलर के कंपैरिजन किया जाता है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा डॉलर हैं वो उतना ही डेवलप्ड नेशन माना जाता है, जो एक्चुअल में नहीं होता है। इसके बाद क्या हुआ है कि जब डॉलर रिजर्व करेंसी बन गई और सब डॉलर में ट्रेड करने लग गए, तो एक फिजिकल प्रॉब्लम यूएस के सामने आई कि इन जितना ये डॉलर प्रिंट करना चाहते थे वर्ल्ड ट्रेड के लिए, उसमें एक फिजिकल बैरियर आ गया कि अमाउंट ऑफ गोल्ड। अब जो गोल्ड है वो एक फाइनाइट अमाउंट होता है, तो इनको जो यूएस गवर्नमेंट थी इनको मनी स्पेंड करनी थी ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स पे, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और दूसरे देशों को लोन देने के लिए। जैसे इन्होंने मार्शल प्लान लेके आए थे और पूरे यूरोप का इन्होंने एक इंफ्रा को फिर से डेवलप किया था वर्ल्ड वॉर के बाद। इसके बाद यूएस की एंट्री होती है वियतनाम वॉर में, और वियतनाम वॉर इनके लिए एग्जिस्टेंस का ये बन गया था कि एक इन्होंने थ्योरी दी थी ना कि डोमिनोज थ्योरी, कि अगर एक नेशन फॉल करता है, एक नेशन कम्युनिस्ट बनता है तो दूसरे नेशन डोमिनो इफेक्ट से अपने आप कम्युनिस्ट बन जाएंगे। ये इनकी थ्योरी थी। तो दैट्स वाई इन्होंने वियतनाम वॉर में एंट्री ली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से, गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट बोलते हैं उसको। और इसके बाद इनको मनी की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, इनको डॉलर्स की ज़रूरत थी इनको। सो इन्होंने मनी प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी, और उसके बाद लोगों को ऐसा लगने लग गया जब इन्होंने देखा कि वियतनाम में एक तरह से पैसा मतलब डॉलर बहाए जा रहे हैं वियतनाम वॉर में। सो पूरे वर्ल्ड को ये लगा कि जो डॉलर गोल्ड के अगेंस्ट पैक्ड है कि क्या जितने डॉलर यूएस ने प्रिंट कर रखे हैं इतने डॉलर इनके पास हैं। सो कुछ कंट्री जैसे कि फ्रांस इनका ब्लफ कॉल करना चाहते थे। फ्रांस ने अपना वॉरशिप भेजा अपना गोल्ड वापस लेने के लिए। फिर 1971 की बात नहीं है, 1971 में प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। निक्सन ने वो एक हिस्टोरिक स्पीच दी थी कि हम डॉलर टू गोल्ड का ये ट्रांजिशन के लीजिए या ट्रांजेक्शन के लीजिए हम टेम्परेरीली बंद कर रहे हैं, और ये टेम्परेरी कब ख़त्म होगा ये किसी ने नहीं पूछा उनसे। तो जो गोल्ड बैक्ड डॉलर था वो उससे गोल्ड स्टैंडर्ड हट गया एक तरह से, कि अब अगर आपके पास डॉलर है तो आप उसको गोल्ड में चेंज नहीं कर सकते। इसको बैक करने के लिए यूएस ने क्या किया था कि इन्होंने गोल्ड बैक्ड डॉलर को पेट्रो डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। पेट्रो डॉलर में कैसे कन्वर्ट किया इन्होंने कि इन्होंने सऊदी अरेबिया से डील करी
सऊदी अरेबिया नहीं कहेंगे उसको, हाउस ऑफ सऊद से डील करी इन्होंने। टाइम पे वो अल अजीज और समथिंग उनके किंग थे, आई थिंक, क्या नाम है। सो जो सऊदी रॉयल फैमिली थी उनके साथ डील करी इन्होंने कि हम तुम्हारी रिजीम की ये गारंटी देते हैं और हमारी आर्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। इसके बदले में तुम्हें क्या करना है कि अपना जो ऑयल है वो डॉलर में सेल करना है। इससे क्या रहेगा कि डॉलर का फ्लो मार्केट में बना रहेगा और इंटरनेशनल करेंसी डॉलर बनी रहेगी। और इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास डॉलर बच जाएंगे उनसे तुम यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लेना। ये इनकी डील हुई थी। अब उसमें ये कह सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ ने उस टाइम पे ब्लफ कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई भी कंट्री इतना डेवलप्ड नहीं था। सोशल सिचुएशन उस टाइम पे मैक्सिमम कंट्रीज़ की ख़राब थी। यूएस के कंपैरिजन में वो इतने डेवलप्ड नहीं थे। यूएस के कंपैरिजन में उनके पास मिलिट्री पावर नहीं थी। यूएस को वो चैलेंज नहीं कर सकते थे। ऊपर से सब अपने कंट्री को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से रीबिल्ड कर रहे थे। सो उनको ये लगा कि जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है वाई टू डिस्टर्ब इट। सो वो एक आई गई बात हो गई और डॉलर एक रिजर्व करेंसी बन गया जिसकी कोई बैकिंग नहीं थी। सो ये डॉलर की स्टोरी है। और अब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक ऐसा ये आ गया है कि टाइम आ गया है कि इसको रिविजिट करने का। वैसे भी जो रिजर्व करेंसी होती है ना उनकी लाइफ 100-110 साल के आसपास होती है। ये हिस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल है। जैसे डॉलर से पहले जो रिजर्व करेंसी होती थी वो पाउंड होती थी। पाउंड इतने ही साल चली थी। इससे पहले जो करेंसी होती थी वो नीदरलैंड की करेंसी होती थी, डच की करेंसी। सो जो डॉलर का वो टाइम वो पूरा होता जा रहा है। ये इनर्शिया के कारण चल रहा है कि चल रहा है तो चल रहा है, क्योंकि कोई भी एक इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है करंटली डॉलर के अलावा। यूएस जो है ऐसा हिस्ट्री में एक्चुअली कोई स्टेट नहीं बना। यूएस जितना रिसोर्स रिच और एक तरह से जिसने पूरे वर्ल्ड से टैलेंट को अट्रैक्ट किया है। सो यूएस ह्यूमन रिसोर्सेज में भी नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिच स्टेट है और ये इसको कोई मना नहीं कर सकता। तो यूएस को एक इकोनॉमिक डाउनफॉल यूएस का काफ़ी मुश्किल काम है। ये ऐसा आसान काम नहीं है कि ये कोई ईरान और ये थियोलॉजिकल स्टेट नहीं है कि कल परसों गिर जाए। जैसा कि आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनता है, तो यूएस में जो आपने कहा कि जैसे माइग्रेशन हुआ प्रोफेशनल्स का, डॉक्टर्स का, एक रोल ये भी है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी भी है। आप देखेंगे कि कोई भी वॉर जो है वो यूएस की सॉइल पर नहीं लड़ा गया। एक जापानीज़ जो एक अटैक था पर्ल हार्बर पर, उसके बाद कोई भी वॉर यूएस की सॉइल पे नहीं लड़ा गया। जो भी वॉर हुए हैं यूएस ने दूसरों की लैंड पे किए हैं। तो एक स्टेबिलिटी वहाँ रही है जिससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आना स्वाभाविक है। आपने जिक्र किया यूएस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का, कि जो यूएसए में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। तो हम कह सकते हैं क्या जो अभी एक यूएस डॉलर हेजमनी का फॉल जो हमें दिख रहा है, क्या उसका कारण कहीं ना कहीं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में है? जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा एक बार। इसका जो स्टार्टिंग होती है वो होती है यूएस के इंडस्ट्रियल खोखलेपन से, कि जो इंडस्ट्री इनकी ई माइग्रेट कर गई चाइना में या और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जापान में। जैसे इनकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी डेट्रॉइट इनका एक ऑटोमोबाइल का शहर था, मेनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। अब वो बंजर पड़ा है, वहाँ कुछ है ही नहीं, एक तरह से वीराना पड़ा है वहाँ पे। सो ऐसे ऐसे जो यूएस की इंडस्ट्री माइग्रेट करी, तो रियल जॉब्स जिनको बोलते हैं ना वो यूएस में नहीं रही। और आपने कभी बुक पढ़ी हो, एक बुक है बुलशिट जॉब्स नाम से। बुलशिट जॉब्स कौन सी होती हैं? पेपर पुशर वाली, कि जो एसेट्स के वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं और रियल इकोनॉमी कुछ नहीं होती। मतलब वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते जिनको कोई कंज्यूम कर सके। वो गुड्स बाहर से लेते हैं, सर्विसेज बाहर से लेते हैं और अपने इसमें कंट्री में एसेट्स की वैल्यू बढ़ाते रहते हैं। जो दूसरे देश के जो रिच लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, रियल एस्टेट खरीदिए। सो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का मेन जो बबल था वो था रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से। इन्होंने क्या किया, इनके बैंक्स ने शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए ऐसे लोगों को लोन दिए जिनका कोई फाइनेंशियल फ्यूचर नहीं था, जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं था अच्छा, उनको 3-3, 4-4 घर चिपका दिए। उससे क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म में जीडीपी बढ़ रही है, बैंक्स की ग्रोथ बढ़ रही है, बैंक्स की एसेट्स बढ़ रही हैं, लेकिन जो एनपीए बढ़ रहे हैं उसको किसी ने नहीं देखा।
जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं जिनको, ये 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का मेन रीज़न था। इसके बाद क्या हुआ कि बैंक रन हो गया कुछ बैंक्स पे कि उनकी लिक्विडिटी वो मेंटेन नहीं कर पाए और अपनी एसेट्स को वो टाइम पे लिक्विडेट नहीं कर पाए। लीमन ब्रदर्स बैंक था और ये एक दो बैंक और थे। सो यूएस गवर्नमेंट कुछ दिन तो उन्होंने देखा कि हम क्या करें कि जो एक इकोनॉमिक्स में एक वो होता है ना, डॉक्ट्रिन होती है लेसेज फेयर, कि जो भी कि जो गवर्नमेंट होती है उसको इंटरवीन नहीं करना चाहिए एक तरह से, कि भाई जो सही में कंपटीटर होगा लेट देम विन। लेकिन ये इनको एक सिस्टमेटिक फॉल्ट लगा और इन्होंने फिर डिसीजन लिया यूएस गवर्नमेंट ने कि वी शुड बेल आउट द बैंक्स। बेल आउट इन्होंने कैसे किया? इनके सेंट्रल बैंक ने अपनी गवर्नमेंट को लोन दिया, गवर्नमेंट ने इनको जो कंपनीज बर्बाद हो रही थी उनको लोन दिया। सो इनकी जो यूएस फेडरल बैंक की या यूएस गवर्नमेंट की जो ये थी लोन वैल्यू थी वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सो एक ये कहते हैं ना कि मनी प्रिंटर कीप्स ऑन रिंगिंग। सो जो इसकी एनालॉगी हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई पेशेंट मरने वाला था या क्रिटिकली इंजर्ड था, उसको इन्होंने एक स्टीरॉयड लगा दिया। कुछ दिन उसे लगा कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर जब वो हालत उसकी ख़राब हुई 2 स्टीरॉयड और लगा दिए, फिर 3 स्टीरॉयड और लगा दिए। सो जो यूएस इकोनॉमी है वो बार बार स्टीरॉयड्स पे चल रही है। वो स्टीरॉयड्स हैं इन्फ्यूजन ऑफ मनी प्रिंटिंग या फ़नी मनी इसको बोलते हैं। कि फ़नी मनी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेट से आपके पास 100 रुपये हैं और जो फेडरल बैंक है वो प्रिंट करता जा रहा है, तो आपके जो 100 रुपये हैं उनकी जो रियल गुड्स आप जिनसे उनसे ख़रीद पाओगे वो 90 हो जाएंगे थोड़े दिन में। ऐसे कि आपकी जो पास अमाउंट होता है उसकी परचेजिंग वैल्यू घट जाती है एक तरह से। लेकिन यूएस में इतना इसका इफ़ेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो इनकी इन्फ्लेशन थी या इनकी जो डॉलर की परचेजिंग पावर घटनी चाहिए थी वो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगी। कि यूएस के कर्मों का फल पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है एक तरह से। कि इनकी जो अनरेस्ट्रिक्टेड स्पेंडिंग है या फिर इनकी कह लीजिए कि बैड फाइनेंशियल डिसीजंस, कि पूरा वर्ल्ड उनको क्यों भुगत रहा है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड को डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी यूज़ करनी पड़ती है ट्रेड के लिए। सो पूरे वर्ल्ड के पास जितने भी डॉलर हैं उनकी परचेजिंग पावर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है जितने यूएस डॉलर प्रिंट कर रहा है। सो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अगर आपको याद हो तो 2009 में ब्रिक्स बना था। ब्रिक्स का काम क्या है? डॉलर का अल्टरनेटिव करेंसी बनाना। ब्रिक्स एक ट्रेड ब्लॉक है। कि ब्रिक्स बनाने का पर्पस ये है कि जो एमर्जिंग मार्केट की सबसे बड़े कंट्री हैं 5, वो इकट्ठे हुए, जिनकी कुछ पॉलिटिकल लेवरेज भी थी कि यूएस उन पे एक तरह से अलग से एक्शन ना ले पाए। और उन्होंने एक ट्राई कर रहे हैं वो कि यूएस डॉलर का एक अल्टरनेटिव बनाया जाए। लेकिन इतना इसमें कोऑपरेशन निकल के नहीं आ रहा क्योंकि इंडिया और चाइना के सेम पेज पे इंडिया और चाइना कम आ पाते हैं और ऊपर से चाइनीज़ फाइनेंशियल सिस्टम पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। इवन चाइनीज़ ट्रस्ट नहीं करते उस पर। तो ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस का एक तो ब्रॉड आउटलाइन है। आई थिंक इसमें ऐड करें तो एक तो कोविड के टाइम पे ये जो मनी प्रिंटिंग वाला था यूएस में वो फिर से रिपीट हुआ है। वो स्टीरॉयड फिर से दिए गए इकोनॉमी में। ऐसा लग रहा है कि स्टीरॉयड की जगह ना पूरा कैनिस्टर लगा दिया गया है कोविड में। तो एक्चुअली ना देखो, जैसे भी कोई भी इकोनॉमी गिरती है तो उसको सहारा देने के लिए, एक बूस्टर डोज देने के लिए एक लिमिट तक जो वहाँ का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सरकार फिर भी उसमें कोई डिसीजन नहीं लेती। अगर अच्छे से वहाँ पे मतलब ठीक से ठाक चल रही है सरकार या कोई भी कंट्री है ठीक ठाक, वहाँ पे सरकार इस चीज़ में कोई वो नहीं लेती। वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, उसको दैट इज़ द डिसीजिंग अथॉरिटी, क्योंकि इकोनॉमिक फैसले उन्हीं को लेने होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक लिमिट तक आई थिंक मनी प्रिंटिंग को ठीक माना जाता है इकोनॉमिक्स में। लेकिन जैसे इन्होंने हर एक तरह से जनधन योजना खोल दी उनके लिए, और आई थिंक $5,000 और सबको, हर एक बंदे को यूएस में कोविड में दिए गए थे। इतना पैसा तो मतलब छापा ही है उसने। हेलीकॉप्टर मनी बोलते हैं उसको, हेलीकॉप्टर मनी।
और तो उससे क्या, उसके एडवर्सरी इफेक्ट कितने दिन में आने स्टार्ट हो जाएंगे? ये एक्चुअली ना आप ये देखिए कि जो भी कंपनीज हैं या जो वहाँ पे नॉर्मल लोग हैं, उनके पास गुड फाइनेंशियल डिसीजन लेने का कोई इंसेंटिव नहीं है। उनको ये लगता है गवर्नमेंट विल बेल अस आउट, द मनी प्रिंटर इज गोइंग बर, मनी प्रिंटर रुक ही नहीं रहा तो काम करने की क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट दे ही देगी पैसा। सो ये एक मॉरली और एथिकली लोगों में डिजनरेशन आ गई है। और जो भी इनकी कॉरपोरेट कंपनीज हैं जो बहुत लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, वो कम्पिटिटिव नहीं रही हैं अब, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट बेल आउट करेगी, टैक्स पेयर बेल आउट करेगा इनको। ये इसका एडवर्स इफेक्ट है और ये अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे चाइना के पास ट्रेजरी बॉन्ड बहुत ज़्यादा हैं इनके, जापान के पास इनके बहुत ज़्यादा ट्रेजरी बॉन्ड है, सऊदी के पास काफ़ी ट्रेजरी बॉन्ड है इनके। जैसे ये डंप करेंगे ना इनको और इनके ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड बढ़नी स्टार्ट होगी, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट होगा, तो यूएस के एक डेप्ट पेइंग जो कैपेसिटी है उस पर सबको शक हो जाएगा। और वो एक्चुअली हो चुका है। ये जैसे एक लिमिटेड क्वांटिटी में तो डंप कर रहे हैं चाइना और जापान, एकदम से डंप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी फॉल करती ना तो इनकी इकोनॉमी भी फॉल करेगी, और यूएस इकोनॉमी फ्यूचर में उठ भी सकती है, इनकी नहीं उठेगी पर तो ये ना दोनों तरफ का एक बोथ साइडेड डिसीजन है। तो ये है कि अल्टरनेटिव सिस्टम चाहिए जब तक यूएस से डिटैच नहीं कर सकते। लेट्स से कि आज यूएस और चाइना डिटैच कर देना तो चाइना को ज़्यादा नुकसान होगा, यूएस को इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चाइना जो है वो रॉ मटेरियल डेफिशिएंट कंट्री है, फूड डेफिशिएंट, रॉ मटेरियल डेफिशिएंट, और यूएस जो है वो फिनिश्ड गुड्स डेफिशिएंट कंट्री है। तो यूएस तो फिनिश्ड गुड्स बना भी सकता है। जैसे अभी उन्होंने सेमीकंडक्टर पे ये सब्सिडी दी है ना कि भाई $150 बिलियन की स्कीम दी है कि आप जो भी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है यूएस में स्थापित कीजिए, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे उस पर। हाँ, और तो यूएस मैन्युफैक्चरिंग ला सकता है यूएस में, चाइना अपनी धरती से तेल नहीं निकाल सकता तो जो भी अगर इनका एक तरह से डिटैचमेंट होता है तो चाइना को ज़्यादा नुकसान होगा। दैट्स वाई ये डॉलर का अल्टरनेटिव लेके आना इतना आसान काम नहीं है, इट्स डिफ़िकल्ट जॉब। यूएस के कर्मों का फल पूरी दुनिया भुगत रही है। तो कहा भी जाता है ना, व्हेन फेड स्नीज वर्ल्ड मार्केट कैच कोल्ड, मतलब कि जब फेड छींकता है तो और मार्केट्स को सर्दी लग जाती है। तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कंट्रीज़ को पता लग गया है कि यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम खोखला है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो ये लिंकेज है, इसको वीक करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमीज़ क्या स्टेप ले रही हैं? धीरे धीरे ना इसका असर देखा जा रहा है। ये आजकल एक नई टर्म को इनकी ये जो अभी ट्रेंडिंग में जो चल रही है वो डी डॉलराइजेशन है। डी डॉलराइजेशन में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड का पेमेंट पे और रिसीव करने के लिए कंट्रीज डॉलर के बजाय अपनी लोकल करेंसीज को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। जैसे इंडिया ने बहुत से ऐसे कंट्रीज़ के साथ डील की है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है रुपी रूबल ट्रेड। आरबीआई ने अभी जुलाई में एक नई पॉलिसी, नया सिस्टम लेके आए हैं जिसके थ्रू वो किसी इंटरनेशनल करेंसी से ट्रेड करने के लिए पे और रिसीव, पेमेंट रिसीव और पे कर सकेंगे लोकल करेंसीज में। जैसे इंडिया का जो रशिया से S-400 का डील हुआ था, उसका पेमेंट इंडिया ने डॉलर में नहीं किया, उसका पेमेंट रुपी रूपल ट्रेड में एक कंप्लीट करने की बात की गई। इसके लिए रुपी रूपल में ट्रेड भी किया जा सकता है और ट्रेड काउंटर बैलेंस से भी इसका पेमेंट करने की बात की गई थी। पर मेनली इसमें ये है कि इंडिया की जो नई पॉलिसी है वो फॉरेन कंपनीज को रुपी में पेमेंट करने की एक फैसिलिटी देगी। इसमें इंडिया ने पहले भी किया है, ईरान के साथ भी किया है जो पहले हुआ था। इसके अलावा भी UAE भी इंटरेस्टेड है इस स्कीम में। इसी के साथ ही इंडिया के अलावा जैसे चाइना और ईरान के बीच में भी इस चीज़ की बात चल रही है। चाइना सऊदी के बीच में भी डील चल रही है कि वो रियाल और युआन में ट्रेड करेंगे। तो धीरे धीरे इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि लोगों को डॉलर की ज़रूरत कम होगी, डॉलर का रिस्क कम होगा, और जिसको पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए जो ये प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करते हैं, इससे इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो एज ए वेपन यूएस डॉलर को यूज़ करता है सैंक्शंस लगा के,
उस सैंक्शन से धीरे धीरे कंट्रीज बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सैंक्शन जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं वो मोस्टली कैसे काम करते हैं, जो भी फॉरेन बैंक्स होते हैं डॉलर को यूएस के बैंक में रखते हैं, अपने देश का पैसा इनको यूएस के बैंक के अकाउंट में रखना होता है जो डॉलर के फॉर्म में होता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। और जब भी यूएस सैंक्शन लगाता है उस एसेट्स को, उस पैसे को सीज कर देता है। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो सीज किसे करेंगे? इन्होंने हाल ही में किया, अफगानिस्तान का पैसा सीज कर दिया है, रशिया का किया है। और रशिया के मामले में इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है वेस्ट की, यूरोप की और यूएस की, कि यूरोप जो है अपनी गैस का बड़ा हिस्सा आज भी ले रहा है, रशिया से ही ले रहा है। उसके लिए उन्होंने जबकि सैंक्शन भी लगाए हैं, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सैंक्शन लगाए हैं और कुछ ऐसे बैंक्स जिनको ट्रांजैक्शन करनी थी अपने गैस के पैसे की, उन पे उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाए हैं। तो ये हिपोक्रेसी भी देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कंट्रीज अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगी तो डॉलर का प्रभाव कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। ये यूरोप और इसकी रशिया की डील की बात करते हैं ना, तो यूरोप ये कह रहा था ये रशिया को कि हम यूरो में गैस खरीदेंगे और तुम उस यूरो से कुछ खरीद भी नहीं सकते। तो ये वो बात होगी कि हम तुम्हें कागज देंगे, तुम हमें गैस दो। ये एक ऐसी बातें करते हैं कि जिनका कोई सिर पैर नहीं है। एक 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मेजर कंट्रीज जैसे कि चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, ये कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं कि इनको पता चल गया है कि इनको अपनी करेंसी एक हद तक पैक करनी पड़ेगी। तो ये कंट्रीज़ गोल्ड खरीद रहे हैं काफ़ी टाइम से। चाइना, रशिया ने खास करके 2008 के बाद कभी भी गोल्ड को सेल नहीं किया है और ये गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं। इनको पता है कि समवेयर दे हैव टू स्टार्ट कि डॉलर में ट्रेड इनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूएस की सैंक्शन इन पे लगेंगी, चाइना पे लगेंगी, तो चाइनीज़ इकोनॉमी विल क्रैश और इनका एक तरह से डाउनफॉल में टाइम नहीं लगेगा। एक हम जब सैंक्शंस की बात करते हैं कि जैसे यूएस सैंक्शंस लगाता है, ईरान पे लगाता है या नॉर्थ कोरिया पे लगाता है, तो इनको इम्पोज कैसे करता है सैंक्शंस को? जैसे इन्होंने ईरान के ऑयल ट्रेड पे सैंक्शंस लगा दी कि भाई ईरान से कोई भी ऑयल नहीं खरीदेगा। लेट्स से कोई भी एक्स कंट्री है, वो ये कह रहा है मैं सैंक्शन को नहीं मानता, मैं तो ईरान से तेल लूँगा, अपनी करेंसी में पेमेंट करूँगा। ईरान अपना टैंकर भेज देता है कि भाई हम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री को, एक्स कंट्री को। यूएस नेवी उसको बीच में इंटरसेप्ट करती है ईरान के ऑयल टैंकर को और उसको सीज़ कर लेती है। सीज़ करके वो उसको सेल कर देते हैं। सो जो ये कहते हैं ना यूएस नेवी इतना बड़ा साइज है, ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं, ये सैंक्शंस इम्पोज करने के लिए पेट्रोलिंग करते हैं। सेम केस नॉर्थ कोरिया का अगर बात करते हैं, सो ये साउथ चाइना सी में या कोरियन सी में वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स या फिलीपींस एयरफोर्स ये पेट्रोलिंग करते हैं यूएस के बिहाफ पे, ये चेक करने के लिए कि नॉर्थ कोरिया किसी से ट्रेड तो नहीं कर रहा। सो सैंक्शंस इस तरीके से इम्पोज किए जाते हैं। अब अगर ये रशियन ऑयल पे सैंक्शन लगाते हैं फॉर एन एग्जांपल कि भी कोई भी रशियन ऑयल नहीं खरीद सकता, सो क्या यूएस नेवी में इतना दम है कि रशिया के टैंकर को इंटरसेप्ट कर पाए? उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो ये जो छोटे मोटे गरीब देश है ना, इन पे ही लगा सकते हैं सैंक्शन, बड़े देशों पे लगाने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर ये बड़े देशों के साथ ऐसा मतलब सैंक्शन कैसे लगाती है? ये उनकी इंडिविजुअल कंपनीज पे सैंक्शन लगाते हैं कि लेट्स से कोई गैस खरीदने वाली कंपनी है या पेट्रोल केमिकल कंपनी है, ये उस पर सैंक्शन लगाएंगे। सो ये यूएस का एक तरीका है वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करने का, मैनिपुलेट करने का, अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे कंट्रीज़ को गरीब बनाने का। दैट्स हाउ द यूएस कंट्रोल्स द वर्ल्ड। इसमें जैसे आपने बताया था अभी कि इंडिया, आपने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं इसको डील करने के लिए, तो इंडिया का जहाँ तक वो है, इंडिया अपने जो ट्रेडर हैं उनको जुलाई में जो आरबीआई ने सर्कुलर निकाला था जुलाई में कि आप जो पेमेंट है इंपोर्ट के लिए वो रुपये में कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक SRV करके है, स्पेशल रुपी वस्त्रो अकाउंट, जो ट्रेड सेटलमेंट के लिए किए गए हैं।
वो बैंकों को मतलब छूट दे दी गई है कि भाई आप खोल सकते हो, ऐसे रुपी टू रुपी पेमेंट कर सकते हो, या फिर हाफ रुपी हाफ जो दूसरे देश जिस देश से आप ट्रेड कर रहे हो, आधी करेंसी उसकी आधी उसकी, मीन्स दैट इज वो बिहाइंड उसके जो सरकार जो रहती है दो देशों की जिनके बीच में ट्रेड हो रहा है, उनका एग्रीमेंट रहता है कि वो किस मतलब नेगोशिएट किस लेवल तक करते हैं, डॉलर से कंपैरिजन करते हैं या फिर कुछ और जो भी रहता है, अपनी करेंसी को पैक कैसे करते हैं, पैक कैसे करते जैसे हैं। रिसेंटली किया है रशिया ने, 2 ऑस्ट्रो अकाउंट खोले हैं इंडिया हाँ में। हाँ, तो और इंडिया भी जैसे रशिया से कर ही रहा है, सैंक्शन लगाने के बाद, प्राइस कैप लगाने के बाद भी इंडिया ने काफ़ी क्रूड ऑयल लिया है रशिया से। तो सैंक्शन जैसे आपने बताया, सैंक्शन तो इम्पोज ही किए जा सकते हैं, और वो भी गरीब देशों, वो बोलते हैं ना बोला वो हरियाणवी कुचले जाते हैं, हरियाणवी में बोलते हैं ना कि बोला गरीब की बूत वो सब की भी होया करे तो उस टाइप से कि वो छोटे मोटे देश है ना वही मानते हैं। अभी रशिया इज टू बिग फॉर लाइक यूएस के लिए, इतना वो नहीं है कि आपने जैसे उनके एसेट तो सीज कर दिए उन्होंने, लेकिन ऐसे वो मतलब रशिया को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते वो, जैसे इन्होंने दूसरे गल्फ़ कंट्रीज या इराक में जैसे किया था इन्होंने, जो ये चाहते थे वो हो गया, ऐसा नहीं होगा। अब की बार इनका जो मतलब जैसे जो सोवियत था ना 1991 में, वो सोवियत नहीं है, वो रशिया इज फार मोर स्ट्रोंगर देन सोवियत नाउ, तो इतना आसान नहीं होगा इनका। जैसे कि हाल में ही हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से यूएसए ने अपनी डॉलर को वेपनाइज किया और फाइनेंशियल सिस्टम का मिसयूज़ किया, रशियन एसेट्स फ्रीज कर दिए आउटसाइड रशिया। और फ्रिक्वेंटली ये देखने को और सुनने को मिलता है कि अगर कोई कंट्री रशिया यूएसए के हिसाब से नहीं चलती है तो वो धमकी देती है यूएस सैंक्शंस की। तो कैन वी से दैट सच स्टेप बाय यूएसए इज फाइनल नेल इन इट्स ऑफ कॉफिन? मैं ये बताता हूँ कि जो ये वर्ल्ड ट्रेड है या यूएस जो ट्रेड डेफिसिट रन करता है और कंट्रीज़ के साथ, ये काम कैसे करता है। हम एग्जांपल लेते हैं सऊदी का ले लीजिए, चाइना का ले लीजिए, साउथ कोरिया का ले लीजिए, जापान का ले लीजिए, या आप थाईलैंड का भी ले सकते हैं कहीं ना कहीं। ये कंट्रीज़ एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। अब अगर एक इन देशों में आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि इनमें मिडिल क्लास बहुत कम है, इनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इनके सरप्लस को इन्वेस्ट किया जा सके उन कंट्रीज़ में। कि लेट से चाइना एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चर करता है, और अगर यूएस या फिर यूरोप चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर दे, तो चाइनीज़ जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो चाइना में कंज्यूम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी है वहाँ पे, और जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी कम है वहाँ पे। या तो गरीब क्लास है या फिर अमीर क्लास है, मिडिल क्लास बहुत कम उस मात्रा में है। इनके अपोजिट इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मोर ऑफ मिडिल क्लास है, कि जो सिन गुड्स जिनको हम बोलते हैं इंडिया में, या लग्जरी गुड्स बोलते हैं, उनकी सेल बहुत कम है इंडिया में। सो हमारी जो इकोनॉमी है वो इनवर्ड लुकिंग है। अब ये जो कंट्रीज़ हैं जो हमने इनका नाम बताया, यूएस इनके साथ ट्रेड डेफिसिट रन करता है, इनको डॉलर देता है, इनसे गुड्स लेता है। सो इनकी इकोनॉमी उस चीज़ पे रन करती है, इनके वर्कर्स को सैलरी मिलती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ में काम करके। सो ये जो कंट्रीज़ हैं ये यूएस के साथ डिटैचमेंट नहीं कर सकती, ये सैंक्शंस लगाते ही ये इनकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि अभी रिसेंटली मतलब कुछ टाइम पहले टर्की और इंडिया दोनों ने S-400 खरीदे थे रशिया से, लेकिन यूएस सैंक्शंस जो हैं केवल टर्की पर लगते हैं, इंडिया पे नहीं लगते। तो क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या कारण था कि इंडिया यूएस सैंक्शंस को अवॉइड कर पाया? इसके कई सारे रीजन्स हैं, अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक रीज़न तो ये था कि इंडिया जितनी नीड इंडिया को यूएस की है उतनी ही नीड यूएस को इंडिया की भी है। दूसरा, टर्की जो है वो एक एलाइड और स्ट्रेटजिक पार्टनर रहा है यूएस का थ्रू आउट वर्ल्ड वार 2 के बाद से, नाटो का मेंबर कंट्री है। और इसके अलावा टर्की यूएस के F-35 प्रोग्राम का भी हिस्सा था, जिसमें S-400 खरीदने से पहले ही टर्की को वार्निंग दी गई थी। टर्की नहीं माना, टर्की ने खरीदे और टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया है।
दूसरा, इंडिया ने जो खरीदा है S-400 सिस्टम, हालांकि अभी शायद फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ की कांग्रेस ने रिकमेंड यही किया है कि इंडिया पे काटसा के जो थ्रू जो सैंक्शंस है वो ना लगाए जाएं। एक तो इंडिया ने इसका पेमेंट डॉलर के थ्रू किया ही नहीं है। पेमेंट इंडिया और रसिया रुपी रूबल ट्रेड में या तो इसको करेंगे मैनेज, या होगा ट्रेड काउंटर बैलेंस से। दूसरा है कि इंडिया की ज़रूरत, इंडिया की वेपनरी जो रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री वो मोर ऑफ USSR वाली रही है, रशिया की रही है, जबकि टर्की इनका भी एक मिलिट्री पार्टनर रहा है USS का। तो इसका दूसरे रीज़न ये भी थे। तीसरा, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है USA को, तो इसके लिए भी इंडिया पे सैंक्शन लगाना इंडिया को जितना इम्पेक्ट करेगा उतना ही US को भी ये इम्पेक्ट करेगा। एक जब चाइना को काउंटर बैलेंस करने की बात करते हैं तो US एक नेवल और एयरफोर्स पावर है। US का कोई भी कॉन्टिनेंटल बेस नहीं है, ना थाईलैंड में है, ना वियतनाम में है, ना कोरिया में। कोरिया में है लेकिन वो डायरेक्टली एक तरह से चाइना को काउंटर नहीं कर सकती क्योंकि नॉर्थ कोरिया बीच में आता है। साउथ कोरिया और चाइना का आई थिंक बॉर्डर नहीं लगता। सो लेट्स से कि ये अगर ताइवान को बचा भी लेते हैं, और ये मतलब चाइना को ताइवान को नहीं लेने देते, लेकिन US मिलिट्री में इतनी ताकत नहीं है कि वो चाइना के अंदर जाके चाइना को ब्रेकअप कर सकें या फिर वॉर को ख़त्म कर सकें। जो चाइना की जो ये कह लीजिए कि मेन एडवांटेज रही है कि जो इनकी मिलिट्री हिस्ट्री रही है जितनी भी, कि ये ड्रॉ इन करते हैं, इनको ये लगता है कि चाइना की जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये एनिमी को ड्रॉ इन करना चाहते हैं और पीछे ये रिट्रीट करते रहते हैं एक तरह से। सो US की मिलिट्री के पास ये दमखम नहीं है कि वो चाइना को कंक्लूसिवली हरा सके। इसलिए US इंडिया की मदद लेना चाहता है कि इंडिया के पास एक स्टैंडिंग मिलिट्री है, आर्मी है, जो एक काउंटर पंच दे सकती है चाइना को। दैट्स वाई इंडिया इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर USA। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि पोस्ट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के कि लोग कंट्रीज़ जो हैं ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं US डॉलर का, और हाल ही में जिस तरीके से FTX स्कैंडल एक्सपोज हुआ, तो क्या हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स टू US डॉलर? जो FTX स्कैंडल होने के बाद भी और उससे पहले भी क्रिप्टो करेंसी क्या है कि एक रेगुलेटेड तो है नहीं। ऊपर से जो FTX स्कैंडल था उसमें क्या हुआ है कि ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज था, मतलब ये डॉलर लेते थे और वॉलेट में बिटकॉइन या और कोई क्रिप्टो करेंसी सामने वाले या जो भी इनके कस्टमर होते थे उनको देते थे। इन्होंने क्या किया कि बैक एंड में जो डॉलर थे वो इन्होंने अपनी एक सिस्टर फर्म थी एलामीडा रिसर्च नाम से उनको ट्रांसफ़र कर दिए $12 बिलियन या $13 बिलियन समथिंग। सो उस कंपनी ने, उस फर्म ने उसको अमाउंट को रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में ये इन्वेस्ट करा। अब इसका एक कंपटीटर था FTX का, बाइनेंस नाम से, उसने इनका ब्लफ कॉल आउट कर लिया और उसने कहा कि ये क्रैश होने वाला है। तो एक तरह से क्रिप्टो रन हो गया उन पे और लोग अपने क्रिप्टो को डॉलर में कन्वर्ट करवाने लग गए। तो इनके पास $900 मिलियन समथिंग लिक्विडिटी थी और ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं थी। सो उसका भी ये बता रहे हैं $500 मिलियन उसमें से भी उन्होंने चोरी कर लिए। सो एक और बात थी कि इसका जो एंगल है वो US इलेक्शन से या इनसे जुड़ता है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है करंटली इन पावर, जो FTX के CEO हैं SBF, सैम बैंकमैन है क्या है? सैम बैंकमैन फ्रीड। ये डेमोक्रेटिक पार्टी का सेकंड लार्जेस्ट डोनर है आफ्टर जॉर्ज सोरोस। और अभी ये कोई इंटरव्यू दे रहे थे कि आप, इंटरव्यू वाले पूछ रहे थे कि फ्यूचर में आप कितना डोनेशन करना चाहेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी को। तो कह रहे $1 बिलियन कर देंगे। तो भाई तेरे क्या पैसे हैं खुद के? तो लोगों के पैसे डोनेट कर रहा है तू, तो खुद के पैसे हैं नहीं। और एक इसकी ये भी खबर आई थी निकल के कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो यूक्रेन को एड दे रही है और यूक्रेन से पैसा घूम के FTX में आ रहा है और FTX से पैसा डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन फंड या इलेक्शन मैनेजमेंट में जा रहा है। सो ये एक परत दर परत कहानी निकलती जा रही है और
ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी रोटन है, इन्होंने अपना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस कमाने के लिए, को फाउंडर था इसका रैन नाम से, उसने रिपब्लिकन पार्टी को भी $30 बिलियन दिए हैं, $1 बिलियन सॉरी। सो FTX स्कैंडल एक तरह से क्रिप्टो करेंसी में उसमें ये है लास्ट एक रेपुटेशन को डैमेज किया है इसने एक तरह से। और ये जो जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो डॉलर से या किसी भी नेशनल करेंसी से क्रिप्टो में चेंज करती हैं, तो जो भी कोई नेशनल करेंसी होती है वो बैक्ड होती है उस कंट्री की सॉवरेंटी से। क्रिप्टो किस चीज़ से बैक्ड है? क्रिप्टो एक चीज़ से बैक्ड है बस, कि सारे लोग मानते हैं क्रिप्टो को, जिस दिन मानना बंद कर देंगे उस दिन क्रिप्टो जीरो। तो क्रिप्टो में विश्वास वही था कि जब तक क्रिप्टो ऊपर जा रही है तब तक विश्वास है, जिस दिन नीचे गिरेगी उस दिन कहाँ थी क्रिप्टो, कौन सी क्रिप्टो। हाँ, लोग चांद पे प्लॉट ले रहे थे क्रिप्टो से ऐसी न्यूज आ रही थी ना। आइडिया अच्छा है क्रिप्टो का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी इतना सही नहीं है उसका। इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, आइडिया में कमी नहीं है। तो आपने जिक्र किया यूएस के मिड टर्म इलेक्शन का, तो जिस तरह से प्रेडिक्शन चल रहे थे कि रेड वेव विल स्वीप ऑल ओवर द यूएसए, रिपब्लिकन्स मेजोरिटी में आएंगे और एक ग्रैंड विक्ट्री होगी, बट उस तरह के रिजल्ट्स दिखाई नहीं दिए। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो रिपब्लिकन्स के लिए एक कंसोलेशन विन होती है। तो आप ये इलेक्शन किस तरीके से देखते हैं? जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस में इनकी रिकॉर्ड सीट आएंगी, रिपब्लिकन पार्टी की स्लिम मेजॉरिटी आई है वहाँ पे। सेनेट में इन्होंने बराबरी पे छूटे हैं ये, और गवर्नर की रेस में तो ये कई इम्पोर्टेंट स्टेट्स में लूज़ भी किया है इन्होंने। सो एक ये यूएस के जो कुछ एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है यूएस इलेक्शन हिस्ट्री में कि जो मैक्रो ट्रेंड चल रहा था, एक ओपिनियन था, ओपिनियन पोल्स पे था ट्रेंड, वो माइक्रो ट्रेंड से डाइवर्ज कर रहा है। और इससे काफ़ी लोगों में एक गुस्सा कह लीजिए या फिर एक हेल्पलेसनेस कह लीजिए वो आई है। जो भी रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम वोट डाल भी रहे हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये हुआ कैसे है, इसका मेन हमें ये जानना पड़ेगा कि ये ऐसा इन्होंने मैनेज क्यों किया। एक जैसे आप एक थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि जो इनका इलेक्शन सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। देखिए, इलेक्शन सिस्टम जैसे यूएसए में है, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है। वो कंडीशन जैसे अपने यहाँ वैसे वहाँ भी है, 35 ईयर्स होना चाहिए, 14 ईयर्स से बोर्न इन अमेरिका होना चाहिए, 14 साल से वहीं रहना चाहिए। तो उसका कैंडिडेट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, मेनली 2 ही पार्टी है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक। तो उसकी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, करीब 1.5-2 साल पहले स्टार्ट हो जाती है कैंपेनिंग। तो वो क्या करते हैं, जैसे मतलब उनके टोटल 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 सीनेट आते हैं, जैसे अपने राज्यसभा मेंबर होते हैं वहाँ पे सीनेट बोलते हैं। बाई कैमरल है उनकी भी कांग्रेस, जैसे अपने लोकसभा है उनके वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं उनके टोटल कुल मिला के, दोनों को मिला के 538 सीटें टोटल हैं। जो जिसको 270 मिलेंगी उसी पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है। तो इसकी प्रोसेस ये है कि जैसे शुरू में क्या होता है, अपने वो जो पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर वगैरह रहते हैं वो लोकल बॉडी लेवल पे वो करते हैं एक तरह से वोटिंग या मीटिंग जो भी है। प्राइमरीज बोलते हैं उनको। प्राइमरी और कोकस, 2 प्राइमरी एंड कोकस आर 2 मेथड्स। वो मेथड है, प्राइमरी में क्या होता है वोटिंग करके होता है, कोकस होता है उसमें जो है वो एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग में हाथ खड़े करना या AOES इस टाइप से। तो उस टाइप से चुनते हैं। तो वो अपने डेलीगेट्स चुनते हैं। शुरू में क्या रहता है, कम से कम मतलब हर पार्टी में ये होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही उम्मीदवार होता है, हर पार्टी से 8, 9, 10 शुरू में इतने रहते हैं। तो उसको किसी एक को चुनने के लिए प्रोसेस किया जाता है। वो अपने डेलीगेट्स चुनेंगे, उन डेलीगेट्स की फिर एक ऊपर आगे जाके एक उसको नेशनल कन्वेंशन या मीटिंग ही होती है, वो मिलते हैं एक जगह पे। वहाँ पे एक तरह से वोटिंग भी कह सकते हो या बड़े बड़े लीडर आते हैं। तो वहाँ पे जाके सेलेक्ट होता है कि हु विल बी द फाइनल एक कैंडिडेट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए। हाँ, नॉमिनी कौन होगा उनके लिए, नॉमिनी कौन होगा। तो ये पार्टी के अंदर की प्रोसेस है। उसके बाद आता है जिसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं, आम चुनाव अपने यहाँ पे
उनके भी वही होते हैं। उसमें क्या होता है, जनरल इलेक्शन में उनके फिक्स रहता है नवंबर का जो फर्स्ट ट्यूसडे आता है उसमें होता है। तो उसमें जो जैसे हम आम लोग होते हैं वैसे ही वहाँ पे वोट करते हैं, और वो वोट करते हैं इलेक्टर्स के लिए, उसको इलेक्टर्स बोलते हैं। और जो ये 270 जो नंबर है ना, जो उसको चुनता है प्रेसिडेंट को, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज। तो जो इलेक्टर होते हैं वो इलेक्टर को वोट करते हैं अपने कांग्रेगेशनल डिस्ट्रिक्ट या ऐसा कुछ वर्ड है, उस डिस्ट्रिक्ट से चुन के आता है हर पार्टी का इलेक्टर। तो वो इलेक्टर क्या होंगे, जब जिस दिन जनरल इलेक्शन है उस दिन वोट मतलब होने के बाद वो बैलेट पेपर से वोटिंग होती है आज भी वहाँ पे, क्योंकि मे बी पॉपुलेशन कम है कंपेरेटिव टू इंडिया, या फिर उसमें जो बोलते हैं जेरी मेंडरिंग या समथिंग, उसके चांसेस रहते हैं जो भी। तो वो जाएंगे जो स्टेट कैपिटल है, स्टेट कैपिटल में जाके वहाँ पे जाके वो इलेक्टर्स जो हैं फिर उनके बैलेट जो इकट्ठे किए जाते हैं, फिर वो सब ले जाके जो आई थिंक वाशिंगटन डीसी में उनकी कांग्रेस हेडक्वार्टर है जहाँ पे, वहाँ पे ले जाते हैं। वो सारे 6 जनवरी का डे फिक्स रहता है, 6 जनवरी को वहाँ पे उनके बैलेट खोले जाते हैं, वोटिंग वगैरह वोट्स काउंट करते हैं, और वैसे उसी दिन पता चल जाता है कि कौन जीतेगा। मतलब डिक्लेयर हालांकि बाद में होता है, और 20 जनवरी जो रहता है 20 जनवरी को वो बोलते हैं इनोग्रेशन मीन्स जब वो शपथ लेते हैं हाँ, प्रेसिडेंट टेक ओवर करता है। हाँ, और इसमें एक पेच ये भी है कि वहाँ पे एक पॉलिसी टर्म बोली जाती है, विनर टेक्स ऑल। स्टेट्स में क्या रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, विनर टेक्स ऑल क्या पॉलिसी है, जैसे जो नंबर ऑफ सेलेक्टर्स रहते हैं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्टर्स हर जो स्टेट रहता है उसमें डिफरेंट रहते हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पे। जैसे सबसे ज़्यादा वहाँ पे कैलिफोर्निया में 55 नंबर ऑफ वो चुने जाते हैं इलेक्टर्स। तो मान लो 55 में से अगर आपके मतलब हाफ हाफ करेंगे तो 27 एंड 28, तो 28 मान लो डेमोक्रेटिक के और 27 जीतते हैं रिपब्लिकन के। लेकिन जो वोट होगा, वोट काउंट जिसके ज़्यादा है 28, यानी कि डेमोक्रेट या जो भी पार्टी एक भी ज़्यादा जीतती है, तो वो 55 के 55 वोट्स जो है उस डेमोक्रेट में काउंट होंगे। जो इलेक्टर होंगे तो जो वहाँ पे वोटिंग करेंगे वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट बनाने के लिए। तो यानी कि वो जो 27 दूसरी पार्टी के जीते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उनकी जो वोटिंग पावर 0 हो जाती है उस टाइम पे। तो ये एक थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगता है। एक इलेक्शन जो वहाँ पे सिस्टम है वो हमारे कंट्री से अलग किस किस चीज़ में है, ये हम बात करते हैं। एक तो वो अब तक बैलेट पेपर यूज़ करते हैं। ईवीएम का कंसेप्ट या तो उनको पता नहीं चला है, या फिर एक मैं इनकी एक एनालिस्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि इसमें काफ़ी ये टर्म्स लेके आते हैं कि ये रेसिज्म की वजह से ईवीएम यूज़ नहीं करते, कि उनको चलानी नहीं आएगी ब्लैक्स को, और ये एक तरह से स्टेटस को कह लीजिए एक तरह से, कि इसलिए बैलेट पेपर यूज़ कर रहे हैं कि नो वन वांट्स टू बेल द कैट, एक तरह से कि कोई चेंज नहीं करना चाहता, सब ये कह रहे हैं हाँ चलने दो कुछ नहीं है। अब एक चीज़ ये इंडिया से क्या अलग करते हैं, वहाँ पे वोटर आईडी का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके पास कोई भी आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपके पास कोई राशन कार्ड हो, कुछ कोई भी सोशल सर्विस, इनके वहाँ पे सोशल सर्विस नंबर होता है, वो हो आपके पास, उससे आप वोट कर सकते हो। फिर इन्होंने मेल इन बैलेट अलाउ कर रखे हैं कोविड के बाद। मेल इन बैलेट में क्या होता है कि बैलेट आपके पास पोस्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपका जो भी ये पार्टी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उस एरिया का, वो आपके पास बैलेट लेके आ सकता है कि आप बैलेट भर दीजिए, मैं सबमिट करा दूंगा इसको। पोस्टल बैलेट जिसको बोलते हैं, जो इन्होंने मेल इन बैलेट सबके लिए अलाउ कर रखे हैं। वो मेल इन बैलेट की जो वोटिंग होती है ना, वो पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। जो इलेक्शन डे होता है ना, उससे पहले से ही मेल इन बैलेट इनके भरने स्टार्ट हो जाते हैं, आने भी स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ स्टेट्स में ये हुआ था कि इलेक्शन डे पे जो वोटिंग हुई, काउंटिंग, जो बैलेट्स की काउंटिंग है वो 7-7, 8-8 दिन तक चल रही है। उस 7-8 दिन में ही मेल इन बैलेट्स रिसीव हो रहे हैं।
जो इनकी यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी है, इन्होंने इलेक्शन इंजीनियरिंग कैसे करी है, एक तो इन्होंने बहुत सारे माइग्रेंट लेके आए हैं ये, और जब ये माइग्रेंट लेके आए हैं तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन करी है इन्होंने, और उनको एक तरह से कि जैसे हमारे यहाँ पे बांग्लादेशी माइग्रेंट लेके आती है ना वेस्ट बंगाल सरकार, ये सेम तरह की चीज़ है। एक जैसे एमएलए था, वो ये कह रहा था कि सिर्फ उन्हीं बांग्लादेशियों को वोटर आईडी मिलेगा जो टीएमसी को वोट करेंगे। ये पेंच फॉलो कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी वाले। फिर इन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनका सिस्टम इनका है एक तरह से कि जो इन्होंने पोजीशनों पे जो लोग लगाए हुए हैं, टीचर हो गए, इलेक्शन में तो टीचर और ये पुलिस और ये मेन मैटर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल होते हैं। एक इन्होंने क्या मेल इन बैलेट्स में ये किया था कि जो ये ओल्ड एज होम होते हैं ना, ये इन्होंने जो भी वहाँ पे बूढ़े आदमी हैं सबसे भरवा लिया और खुद भर के और पोस्ट कर दिया उनको। और एक क्या फ्रॉड, ये जो रिपब्लिकन पार्टी ना, इन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया इसके लिए। उनका ये था कि इलेक्शन डे पे जो लोग वोट डालने आएंगे उससे ही हम जीत जाएंगे। और कई जगह पे सही इलेक्शन में ये भी हुआ है कि अलग अलग तरह की प्रैक्टिस फॉलो करी गई हैं। कहीं पे 7 बजे इलेक्शन वोटिंग बंद हो गई, कहीं पे 2 बजे तक वोटिंग चल रही है रात के। सो एक कंसिस्टेंसी नहीं है। जो ये वोटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना अपने इलेक्शन में, अगर वो किसी और कंट्री में हो रहा होता ना, तो ये उसको अटरली फ्रॉडुलेंट करार दे देते। लेकिन जैसा हमने पहले ही बात करी है कि अगर इनको अपनी गलतियां दिख जाएंगी तो फिर हाइपोक्रेसी क्या होगा। जो स्टेट पॉलिसी है हाइपोक्रेसी, उसका क्या होगा। जो विलीफाई करना है दूसरों को और अपनी गलती नहीं देखनी, उसका क्या होगा। सो ये इनके इलेक्शन में काफ़ी खामियां हैं। और इस बार क्या हुआ है कि लोगों का विश्वास उठ गया है इलेक्शन से। इलेक्शन की सैंक्टिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं और काफ़ी लोग डिसएनफ्रेंचाइज्ड फील कर रहे हैं एक तरह से कि उनकी वोट का कोई मतलब नहीं रहा। सो जब लोग पर्पसफुली वोट डालने नहीं जाएंगे ना, वो एक तरह से फिर स्टेट के खिलाफ रिबेलियन करने में उनको एक इंसेंटिव मिलेगा। सो ये कुछ रीजन्स हैं कि सिविल वार होने के वहाँ पे चांस बने हुए हैं। और सिविल वार के क्यों ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जैसे ये स्टेट है ना, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये डेमोक्रेटिक हैवी स्टेट है। इन स्टेटों से जो भी अमीर लोग हैं या जो लोग वोक नहीं हैं, वो पलायन कर रहे हैं फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे स्टेटों में, जो कि रिपब्लिकन स्टेट्स हैं। सो जैसे इनकी पहली सिविल वार में हुआ था कि नॉर्थ और साउथ की लड़ाई हुई थी, डेमोग्राफिक पार्टीशन बन रहा है। साउथ में रिपब्लिकन हो जाएंगे, नॉर्थ में डेमोक्रेट हो जाएंगे। सो इसलिए सिविल वार की कंडीशन वहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि लोग डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो अगर आप वोटिंग पैटर्न देखेंगे या टोटल वोटर्स कितने पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी बहुत कम मिलेगा। आई थिंक 40%, 50% से भी कम ही है। हाँ, ऐसे कहते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन एलिजिबल है उसका 60% ही रजिस्टर्ड है वोटिंग के लिए, और उसका भी 60% वोट करता है। तो देखा जाए तो करीब 35-40% के आसपास रहता है जो एक्चुअल में लोग वोट करते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में ये 75-80% के पास जाता है। नेशनल इलेक्शन में अराउंड 70, जनरल इलेक्शन में अराउंड 75% वोटिंग होती है। स्टेट इलेक्शन तो ऐसे हैं ना 80% प्लस भी जाता है। तो इसके मुकाबले वहाँ की पॉपुलेशन आधा भी वोट नहीं करती है। तो वो दिखता है कि वो कितने डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं और डिसफ्रेंचाइज फील कर रहे हैं। लेकिन यूएस डेमोक्रेसी के नाम पे दबा बनती जा रही है क्या? फॉल्स डेमोक्रेसी। जब सिविल वार होंगे तो ये क्वेश्चन बनता है, एक वैलिड क्वेश्चन है ये। नहीं, वैसे भी जैसे ये मिड टर्म इलेक्शन होते हैं ना, मिड टर्म इलेक्शन में जो एवरेज वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू प्रेजिडेंशियल इलेक्शन। जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन है उसका भी 60 के अराउंड ही रहता है, और ये मिड टर्म इलेक्शन है इसमें बहुत कम लोग जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको पता है जो हमने 4 साल के लिए चुन लिया है वो कहीं नहीं जाने वाला, कितना ही कुछ हो जाए प्रेसिडेंट सेम रहता है। जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनकी कांग्रेस में वो चेंज हो जाते हैं। उससे फ़र्क ये होता है कि वो बिल पास नहीं होते। जैसे आई थिंक मेजोरिटी में अभी 218 मेंबर उनके हो गए हैं रिपब्लिकन्स के अभी। तो बिल पास करने में, और वो स्पीकर भी जो जिसकी मेजोरिटी है उन्हीं का रहता है,
तो इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सेम रहता है, तो इसलिए उनका रुझान कम ही रहता है। टिपिकली ये देखा गया कि नियरली 30-40% इतना ही वोटर टर्नआउट रहता है। एक मैं ये इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि रशियन मीडिया में एक आर्टिकल छपा था, वो ये कह रहे थे कि सिविल वॉर तो यूएस में होने के चांस हैं और हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें आर्म्ड असिस्टेंस किस ग्रुप को देनी है। तो ये कोई ऐसी हवा की बातें नहीं है, ये ग्राउंड पे चीज़ें चल रही हैं। और हम इंडिया से ये कहना चाहेंगे कि वी हैव डीप कंसर्न्स फॉर द यूएस डेमोक्रेसी, कि हमें एक बहुत चिंता है वहाँ पे कि जो हालात बन रहे हैं। गन कल्चर तो वैसे भी अमेरिका में पहले से है, ऑटोमेटिक रखते हैं सारे के सारे वहाँ पे लोग। नहीं, जैसे कि मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो जनरल इलेक्शन है, जिनको मिड टर्म इलेक्शन भी कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट इस वजह से भी हो जाते हैं कि जिसका कंट्रोल रहता है हाउस या सेनेट पे, तो वो एजेंडा सेट करता है। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि प्रेसिडेंट और हाउस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। वो तभी होता है कि प्रेसिडेंट किसी और पार्टी के हैं और हाउस या सेनेट में पार्टी जो मेजोरिटी में है वो दूसरी है। तो ये एक आम धारणा है कि कोई भी इलेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस फ्री नहीं होता। देयर आर फैक्शंस हु ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो इन दिस कंटेक्स्ट डीप स्टेट्स एंड ग्लोबलिस्ट का क्या रोल है और कितना वो इलेक्शंस को, यूएस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं? जब हम यूएस में डीप स्टेट की बात करते हैं ना, तो ऐसा मैंने कम सुना है कि एक्सप्लेन करते हुए कि ये डीप स्टेट है क्या। डीप स्टेट ना हर कंट्री में अलग अलग तरह का होता है। यूएस में जो डीप स्टेट है वो है कॉरपोरेट इंटरेस्ट्स, जिसमें बिग फार्मा, बिग टेक और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, ये आते हैं। और इनके साथ आती है ब्यूरोक्रेसी, जिनके परमानेंट गठबंधन होते हैं इनके साथ। जो भी इनकी ब्यूरोक्रेसी रहेगी ना, वो स्विच करते रहते हैं, कभी वेपन मैन्युफैक्चरर्स में काम करते हैं, कभी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। सो इसमें सारे इन्वॉल्व हो गए, FBI, ये CIA और होमलैंड सिक्योरिटी इनकी, और ये स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, पेंटागन, ये सारे एक तरह से जुड़े हुए हैं। और इनको ही डीप स्टेट कहते हैं कि जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं उनको बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को आना पड़ता है। उनके इंटरेस्ट को ये ब्यूरोक्रेसी प्रोटेक्ट करती है। और प्रेसिडेंट तो इनके लिए आनी जानी चीज़ है, प्रेसिडेंट कोई भी आए पॉलिसी वही रहती है इनकी। एक मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा बीच में, उनकी एक एजेंसी है जो ये अपने ग्लोबलिस्ट और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोला, एक रेटिंग एजेंसी उन्होंने बना रखी है। जो कैंडिडेट रहते हैं ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, या जो बड़े बड़े राजनेता रहते हैं वहाँ पे, उनको ये रेटिंग देती है आउट ऑफ 10। तो वो खुद तय करते हैं कि किसको ज़्यादा रेटिंग देनी है, किसको मतलब फैमिलियर चेहरा बनाना है लोगों के सामने कि दिस इज़ द, हमारी रेटिंग के हिसाब से ये जो है एक अच्छा कैंडिडेट होगा। तो पॉलिसी आपने बताया, पॉलिसी सेम रहती है, तो वो आई थिंक दे आर द डिसाइडिंग, मतलब कौन बनेगा चेहरा वहाँ का, डिसाइडिंग अथॉरिटी। अब इसमें पेच क्या आया है डीप स्टेट की फंक्शनिंग में? इसमें पेच आया है ट्रंप का कोई कनेक्शन नहीं है वाशिंगटन DC के किसी भी प्राणी से। ट्रंप आउटसाइडर था इनके लिए, इनको कोई आइडिया नहीं था ट्रंप जीत सकता है। ट्रंप को एक ये बोलते हैं ना मीम स्टॉक, या फिर उसको मीम प्रेसिडेंट मानते थे कि खड़ा है कोई नहीं, हार जाएगा, इसका एक एग्जाम्पल बनेगा। जो इनकी कुछ मैगजीन्स थी जिन्होंने पहले ही हिलेरी क्लिंटन की फ़ोटो छाप दी थी कि मैडम प्रेसिडेंट, और ये इसलिए वो इतना चिल्ला रही थी, रो रही थी कि मुझसे ना इलेक्शन स्टील करा गया है। और एक इन्होंने ट्रंप के खिलाफ ये रशिया गेट का प्रोपेगेंडा चलाया, जिसका आज तक कोई एविडेंस नहीं है, 0 एविडेंस है। इन्होंने अपने इलेक्शन की सैंक्टिटी को खुद अंडरमाइन किया है डीप स्टेट ने। जो ये इनका डीप स्टेट है, ये यही है जो यूएस की हेजेमनी को पूरे वर्ल्ड पे रखना चाहता है। ट्रंप की पॉलिसी थी इनवर्ड लुकिंग। ट्रंप ये चाहता था कि यूएस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दोबारा लाया जाए, क्योंकि उस ट्रंप को अच्छी तरह से ये पता था कब कल कोई भी कोई फ्रिक्शन होता है, कुछ होता है, तो यूएस को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और वॉर में इन्वॉल्व होने से फ़ायदा किसको होता है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। जैसे अब यूक्रेन वॉर में भर के वेपन्स बेच रहे हैं, वो यहाँ तक बता रहे हैं कि इनके वेपन्स बोस्निया में बिक रहे हैं, इराक में बिक रहे हैं,
यूएस के दिए हुए वेपन जो इन्होंने यूक्रेन को दिए हैं, ये कह रहे थे कि यूक्रेन के पास 30% वेपन पहुंचते हैं बस, और सारे ब्लैक मार्केट में बिक जाते हैं। तो जो वेपन्स कंपनी है उनको तो फ़ायदा है कि कुछ तो जा रहा है, पुराना स्टॉक निकल रहा है, नया स्टॉक बनाएंगे, नए पैसे आएंगे। और ये जो पॉलिटिशियन है ना, जो बाइडन, नैन्सी पेलोसी, इन्होंने स्टॉक ले रखे हैं इनमें, वेपन्स कंपनीज में, रेथियन में और लॉकहीड मार्टिन में और इनमें। जो ये सिस्टम है ना डीप स्टेट का, अटरली करप्ट सिस्टम है ये। ट्विटर को इन्होंने अपना एक तरह से प्रोपेगेंडा टूल बना रखा था, सबसे इनका बड़ा टूल था ट्विटर। और ये एक तरह से एलोन मस्क को रोक नहीं पाए ट्विटर लेने से। तो अब इनके एलोन मस्क, नैन्सी पेलोसी और जो बाइडन को फैक्ट चेक कर रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, कैसे कैसे बोल सकते हो तुम झूठ, इतने बड़े ये नेता हो गए। एक आपको याद हो कि जब ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तो बाइडन ने एक मिनिस्ट्री बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ कहाँ से आती है? कम्युनिस्ट कंट्रीज से आती है। इन्होंने एक उसको मिनिस्टर को नियुक्त भी किया था, एक लेडी थी, वो वैसे गाने वाने गाती थी, उसको नियुक्त किया था। काफ़ी मतलब क्रिंजी टाइप की सिंगिंग थी उसकी, और उसको एक दो इतना बैकलैश आया उसके खिलाफ कि वो मिनिस्ट्री को 2 दिन में के अंदर गायब कर दिया गया। सो जो यूएस है वो उसका कल्चरल और एक तरह से सोसाइटल डाउनफॉल चल रहा है। इंस्टीट्यूशन वहाँ पे वीक होते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन में पावर वोक लोगों के पास है, और ये वोक लोग कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं। इनको ऐसा लगता है कि तुम एंटाइटल्ड हो वर्ल्ड पावर के लिए। जो यूएस वर्ल्ड पावर बना था वो इनके जो ग्रैंडफादर जनरेशन के लोग थे उन्होंने बनाया था। इनको कोई आइडिया नहीं है वर्ल्ड पावर में रहने के लिए क्या करना होता है। सो ये उस पावर का एब्यूज़ कर रहे हैं, और इसका भुगतान जो यूएस की नॉर्मल पॉपुलेशन है उसको करना पड़ेगा। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ थी या मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा, तो बाकी आज के जो चर्चा से हमें ये क्लियर हो जाता है कि यूएस किस तरीके से अपनी करेंसी और फाइनेंशियल सिस्टम को मिसयूज़ करता है और डिक्टेट करने की कोशिश करता है, और डिक्टेट करता आया है कि वर्ल्ड इवेंट्स को मैनिपुलेट करता है, वर्ल्ड इवेंट को मैनिपुलेट करता है। बट नाउ दे आर नॉट एबल टू डू सो मोर, और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन उनके एक्शंस में दिखाई देती है। जैसे कि हम अभी रशिया यूक्रेन के कंडीशन देख ही रहे हैं, और जिस तरीके से यूएस एक डेमोक्रेसी का पार्ट दूसरी कंट्रीज़ को देता है। अगर हम उनके इलेक्शन सिस्टम देखें, या अभी जब डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडन आते हैं, तो एक स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं देखा गया। हालांकि अगर इंडिया में देखेंगे कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, हमेशा स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है। तो बहुत बहुत आभार। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब हमारी गवर्नमेंट ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करती है ना, तो हमें ये स्टेटमेंट इशू करनी चाहिए जैसे ये यूएस वाले करते हैं कि हम इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम है उससे डीपली कंसर्न है। हमें ये स्टेटमेंट करनी चाहिए कि जो यूएस डेमोक्रेसी है ना उसकी हालत पे हम सीरियसली कंसर्न है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। थैंक यू आवर व्यूअर्स टू वॉचिंग द रेड हॉट पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।